नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था या फिर कह लें भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और 5 सीरीज आपको हमने हिस्ट्री की प्रोवाइड की हैं। अब कुछ लोगों का मंतव्य ये था कि थोड़ा सा विषय को चेंज किया जाए और पॉलिटी ज्योग्राफी भी प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो चलिए सब विषय साथ लेकर के चलेंगे। पॉलिटी भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइंस इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन हमारा ये होगा वो आपका होगा पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का ये पहला लेक्चर है आपके पास और 27 जुलाई को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो लगभग आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है, बल्कि 3 से कम ही कह लो। ठीक है, 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। पढ़ना आपको बहुत है, तैयारी बहुत करनी है और किसी भी हालत में किसी भी तरह से प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी है। और जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से, बड़े समझते हुए बहुत गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि अब जो प्रश्नों की प्रकृति है वो सुपरफिशियली नहीं रह गई है। अब आयोग थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के आपसे जानकारी चाहता है। ठीक है, और हमारी जो सीरीज है हम इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बहुत एकदम से पूरी चीजें एकदम समझाते हुए। आप देखेंगे आज की सीरीज जो हमें, इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो 20 से कम 50 क्वेश्चन आपके हम तैयार करवाएंगे। आप स्वयं देखेंगे कि हम प्रश्नों का किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से उसकी व्याख्या को आपको समझा रहे हैं। और जब आप पढ़ाई करें तब आप भी इसी तरीके से प्रश्नों को हल कीजिएगा। आप जो टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं या एमसीक्यू या मॉक टेस्ट जो भी आप हल कर रहे हैं, जहां से भी आपने लिया कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन हल करा रहा हूं, उसी तरीके से जब आप हल करेंगे तो आपकी एक बेहतर तैयारी होगी और आपको लगेगा कि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है और इस टॉपिक में हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है अपना डीपी एडुकेयर टेलीग्राम है, इसको सॉरी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम। और ये जो नंबर दिए गए हैं, किसी भी समस्या के लिए कोई इंक्वायरी आपकी है, ये सारे बैच चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, जो भी आपको हो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन से सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं और 20 बहुत ही धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लाएंगे। ठीक है, और 20 से कम 50-55 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, देखिएगा कैसे। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मिस नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए लेकिन पूरा देखना है, देखना नहीं है तो सुनना है। ऐसे लगा दीजिए और अपना काम करते रहिए, सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन और देखेंगे भी तो थोड़ा और मजा आएगा, चीजें सारी आपकी स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे हमने आपको समझाया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, न्यायाधीश से संबंधित कौन सी योग्यता गलत है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, कई सारी योग्यताएं यहां पर दी हुई हैं, इसके बाद हम व्याख्या में भी बताएंगे कि भारत का नागरिक अनिवार्य है, संसद की नजर में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सी योग्यता गलत पूछ रहा है कि कौन सी योग्यता गलत है, मतलब कि ये योग्यता जरूरी नहीं उसके लिए। ठीक है, तो विकल्प आप देखिए और प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये लिखा है कि संसद की नजर में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो न्यायाधीश नहीं बन सकता है। ठीक है, ये योग्यता उसकी अनिवार्य नहीं है। फिर कौन कौन सी अनिवार्य है ये देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के साथ एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट है, फिर नीचे सिविल कोर्ट है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, यहां पर एक शब्द जोड़ा गया है कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम है, भारत की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम है
और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला पारित कर दिया है, कोई आदेश पारित कर दिया है, तो वो स्वतः जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सभी पर लागू हो जाता है। ठीक है, यानी कि चाहे कोई हाई कोर्ट हो या कोई अधीनस्थ न्यायालय हो, कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, फैसले को लागू नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही पूरे भारत में लागू हो जाएगा, सारे हर जगह। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, बाकी जो उसके जो राज्य है तो राज्यों का भी सबका अपना अपना एक सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो जरूरी नहीं कि राज्य के सुप्रीम कोर्ट माने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, बाकी सब क्या है, राज्यों में हाई कोर्ट है। इसलिए भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। इस बात को समझ लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट किया था। भारतीय संविधान में भाग 5 के अध्याय 6 में, जिसमें संघ न्यायपालिका दी गई है, के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, यहां पर संविधान को जो भाग 5 है उसके अध्याय 6 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है कि कैसे वहां पर उसका कार्य क्या होगा, क्षेत्राधिकार क्या होंगे, न्यायाधीश कैसे होंगे, सारी चीजें बताई गई हैं 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है, अब अगर योग्यताओं की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो उनको देख लेते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां पर सिर्फ यह कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि वो भारत का जन्म से ही नागरिक हो। वर्तमान में अगर वो भारत का नागरिक है, ये भी नहीं कहा गया है कि पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से, 20 सालों से वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया। यानी कि अगर वो वर्तमान में भारत का नागरिक है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। ठीक है, इसके बाद कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी, जितने भी हाई कोर्ट अपने देश में है, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक कम से कम वो न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या फिर या जुड़ा हुआ है, या अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक योग्यता रखता है, जरूरी नहीं कि तीनों हो, अगर कोई भी एक योग्यता रखता है तो वह व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, बिल्कुल हमने स्पष्ट कर दिया सब कुछ कि ये 3 योग्यताएं दी गई हैं, इसमें से अगर एक भी उसके पास है और भारत का नागरिक है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। जब आप खुद से टेस्ट हल करें, ठीक है, कहीं से जो है, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां से चाहे कहीं से भी, लेकिन इसी तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, तब जाकर के आपका जो है वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक कंप्लीट होगा। और अगर उस तरीके का प्रश्न आया तभी आप हल कर पाएंगे। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, सबको पता होगा कि ये भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, लेकिन हम कुछ यहां पर जरूरी बातें जोड़ेंगे जिन्हें आपको समझना है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको पता भी होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है, वो आपका है भाग 3 का अनुच्छेद 32। क्यों कहा जाता है इसको समझिए। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है जो मूल अधिकार है वो तो सभी के हैं, और मूल अधिकारों का हनन या उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। क्यों? अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो रक्षा करता है। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वह सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और वहां से न्याय की गुहार लगा सकता है, अपनी बात को कह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कई रिटें जारी करने का अधिकार है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ये जो 5 प्रकार की रिटें इसी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, इनको आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा क्या होता है। अगर हम यहां पर बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, नाम हमने आपको यहां पर बता दिया है, थोड़ा थोड़ा आप लोग उसको देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? यानी कि कनाडा के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? बात हम कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो कई देशों से लिया गया है, यानी कि जहां से जो अच्छी चीज हमको मिल गई वहां से हमने उठा ली। और ये सही बात है, मैं आज की बात भी कर रहा हूं हमेशा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति है वो पूरा खराब है या वो पूरा अच्छा है। आपको उसमें से जो लगता है कि इसकी अच्छाइयां हैं, आप वहां से उनको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस व्यक्ति से मतलब नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इस व्यक्ति से ये अच्छी चीज मिल सकती है, अच्छी सीख मिल सकती है, अच्छा व्यवहार मिल सकता है, अच्छी समझ मिल सकती है, तो हमें लेने में कोई बुराई नहीं है। वही सेम किया गया हमारे भारतीय संविधान में कि जिस देश के संविधान से जो भी चीजें हमें अच्छी लगी, हमने वहां से उनको उठा लिया है और अपने संविधान में रख लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय, यहां पर न्यायालय होगा, का परामर्शी निर्णयन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो कौन सा प्रावधान वो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? देख लेते हैं आंसर में, और आपका हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन करता है, जो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है, ठीक है, तो वो नामांकन जो है कितने सदस्यों का करता है और राष्ट्रपति को कितनी पावर है कि वो कितने लोगों को रख सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से रख सकते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा के लिए सदस्यों की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, इतनी चीजें कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, 85, 86, 87 या फिर 88 किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? ये भी चल, मतलब कि अगर स्पष्ट कर दिया जाए प्रश्न को, ठीक है, तो यही इसका जो मूल सार है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, इसको आरटीई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आरटी ही है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत ये मूल अधिकार बना है? और ये आपका है 86, 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के भाग 3 में शामिल किया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले 2002 से पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2002 में और शिक्षा के अधिकार को
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत सम्मिलित कर लिया गया और इसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया जो आपका है 21 का। ठीक है, अनुच्छेद 21 का को संविधान में जोड़ा गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। यानी कि ये माता पिता का अधिकार होगा, पेरेंट्स का अधिकार होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। ये राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, कहां पर जोड़ा गया? 21 का में। और ध्यान रखना, इसी संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था 51 का, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके क्या होंगे? जो कि 51 का में है। इसी संविधान संशोधन द्वारा 51 का भी जोड़ा गया था, यानी कि इसमें रखा गया आपके मूल कर्तव्यों को। ठीक है, तो ध्यान रखना 86वें संविधान संशोधन दो चीजें हुई, 21 का राइट टू एजुकेशन और 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी सदस्य के समान सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं? सही कूट का चयन करें। मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी या सीएजी, कैग, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, किसको? संसद के, ध्यान रखिए, संसद के किसी सदस्य के समान, यानी कि सांसद, जो सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो उच्च सदन का, चाहे वो लोकसभा यानी कि निम्न सदन का सांसद हो, उसके समान किसको विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है? और आपका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, यानी कि केवल 3। ठीक है, महान्यायवादी आप पढ़ते होंगे अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76 में आपने महान्यायवादी को पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जैसे महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, कैग है, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कोई परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हो, या और भी जो भी परीक्षाएं हैं बेसिकली लोक सेवा आयोग की, उसमें यहां से प्रश्न जरूर बनता है। चलिए, इसकी व्याख्या हमने बहुत विस्तार से लिखी हुई है आपको समझाने के लिए कि इसके बारे में आपको बता दें कि महान्यायवादी क्या। अगर आप मान लो नहीं भी पढ़ते हैं तब भी अगर आपका प्रश्न आ गया तो इतना पढ़ने के बाद आप सही कर सकते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बोलने या कार्यवाही लेने का अधिकार प्राप्त है। यानी जो महान्यायवादी है, जैसे सांसद होता है, ठीक है, वो अपना मान लो लोकसभा का सांसद है तो अपना वहां बोलता है, लोकसभा में, राज्यसभा का वहां पर, ठीक है। लेकिन जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी बोल सकता है, भाग ले सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है। या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो तो वहां पर भी भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। मान लो किसी विधेयक पर, किसी अधिनियम पर चर्चा हो रही, वोटिंग हो रही है, तो उसमें जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना मतदान करते हैं, मत देते हैं, वोटिंग करते हैं, लेकिन महान्यायवादी को वोट करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में निहित है, ठीक है। ये जो बताया है इसमें अनुच्छेद 88 में। भारत के अटॉर्नी जनरल को, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारतीय महान्यायवादी को संसद सदस्य के रूप में सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें संसद में बोलने, भाग लेने और वे अपनी राय रखने से मुक्त हैं, यानी कि अपनी भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी बात को, अपनी राय को, अपने विचारों को रख सकते हैं। इन चीजों से वो मुक्त है, कर सकते हैं। उन्हें गिरफ्तारी से भी छूट है जब तक कि वे संसद सत्र में भाग ले रहे हैं या संसद सत्र समाप्त होने से 40 दिन पहले या बाद में। जिस प्रकार से संसद सदस्यों को, ठीक है, दीवानी मामलों में, क्रिमिनल की केस की बात नहीं कर रहा हूं, दीवानी मामलों में जिस तरीके से संसद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट दी गई है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है उससे पहले 40 दिन या बाद में 40 दिन तक, ठीक है, उनको गिरफ्तारी से रिबेट यानी कि छूट प्रदान की गई है संसद सदस्यों को। उसी तरीके से महान्यायवादी को भी इन चीजों से छूट प्रदान की गई है, ठीक है, ध्यान रखना।
एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल को किसी भी अदालत में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कहे गए किसी भी बयान या किए गए किसी भी कार्य के लिए नागरिक दायित्व से भी छूट है। कहने का मतलब यहां पर यह है, जो हमारा आशय यहां पर यह है कि जैसे संसद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में जो भी बयान देते हैं, जो भी भाषण देते हैं, ठीक है, तो उनके भाषण को, उनके बयान को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जो भी वहां पर वो, अब उन्होंने भाषण सही दिया गलत दिया जो भी दिया, लेकिन उनके भाषण को, उनके बयान को किसी भी अदालत से मुक्ति है। ठीक है, यानी कि नागरिक दायित्व से छूट प्राप्त है। उसी प्रकार से अगर अटॉर्नी जनरल किसी सदन में भाग ले रहा है, वहां पर बोल रहा है और उसने कुछ वक्तव्य दिया है, कुछ भाषण दिया है, कोई बात कही है, तो उसी प्रकार से उसकी बात को भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जितने अधिकार संसद सदस्य को प्राप्त है उतने ही अटॉर्नी जनरल को भी प्राप्त है। भारत का न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगर भारत सरकार किसी मामले में कोई सलाह के लिए है, सलाह लेना चाहती है, तो न्यायवादी, यानी कहने का मतलब ये एक तरह से सरकारी वकील है भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार का सरकारी वकील है और अगर कुछ भी ऐसे मामले होते हैं तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है। जैसे मान लो हम लोग हैं और कोई मामला फंस गया, कोई कोर्ट केस हो गया, हम लोग वकील करते हैं ना प्राइवेट, ठीक है, तो हमारा वो निजी वकील हो गया, हम उसके बदले हम उसको फीस देते हैं या जो भी वो रुपया पैसा जो भी लेता है, ठीक है, इसी तो हमारा वकील हो गया। ऐसी दूसरा पक्ष हमारा प्रतिवादी होगा, उसने भी अपना वकील किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि ये तो सरकार का सरकारी वकील होता है। यानी कि सरकार की तरफ से अगर मुकदमा लड़ना हो तो कौन लड़ेगा? महान्यायवादी ही लड़ता है। कहां पर है ये? अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी चीजें हम बड़े रिसर्च के बाद खोज के लाते हैं कि मतलब अब ऐसा नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन मुझे लगा कि जो जरूरी है वो तो कम से कम ना छूटने पाए और वो तो आपको हम बता ही दें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके तहत पहली बार सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली आरंभ की गई थी? आपको पता है कि एक अधिनियम आया था, इसमें आंसर है, उससे पहले भारत में सिविल सेवा की परीक्षा नहीं होती थी, सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन एक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, कब का? 1853 का। और जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया था तो सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई, ओपन। ठीक है, यानी कि इसमें इंग्लैंड के साथ साथ भारत के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, भारत के लोग भी आईपीएस, आईएएस, आईपीएस वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती में योग्यता को प्राथमिकता दी, जिससे भारतीयों को भी सिविल सेवाओं में प्रवेश का अवसर मिला, जो पहले इंग्लैंड में होती थी लेकिन अब भारत में भी होने लगी। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, यानी कि सिविल सेवा के मामले में। इस बदलाव के बाद 1854 में मैकाले समिति, जिसे भारतीय सिविल सेवा समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मैकाले समिति, अगर ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस समिति को भारतीय सिविल सेवा समिति भी कहा जाता है और 4 विकल्प दिए होंगे तो आप कह देंगे मैकाले समिति। ठीक है, मैकाले समिति बनाई गई, का गठन किया गया, जिसने 1856 में पहली बार, ये वर्ष याद रखिएगा, 1856 में पहली बार सिविल सेवा आयोजित की। कहां पर? भारत में। यानी कि इंग्लैंड में तो होती थी और भारत में हुई है। ठीक है, दोनों जगह होने लगी हो, यानी कि अब भारतीय भी बन सकते हैं। 53 में ये आया था और 3 साल बाद लागू होकर के सारी प्रक्रिया होकर के 56 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी। ठीक है, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईपीएस अब भारत से भी बनने लगे थे, यानी भारतीयों को भी मौका मिल गया था। इस समिति का नाम याद रखिएगा, मैकाले समिति, और दूसरा नाम भारतीय सिविल सेवा समिति। चलिए, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में किसकी भूमिका अनिवार्य है? संविधान संशोधन अगर करना हो, ठीक है, तो यहां पर भूमिका किसकी अनिवार्य होगी? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? चलिए,
1, 2 लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य होती है, लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ विशेष संशोधनों के लिए राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है, ठीक है। राष्ट्रपति तो अंतिम मोहर लगाते ही हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए ये अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। यानी कि अन्य प्रकार के जो भी संशोधन होते हैं, ठीक है, उन पर तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संविधान संशोधन से विधेयक, संविधान संशोधन है और विधेयक है, तो उसको राष्ट्रपति की अपनी सहमति देना अनिवार्य है, वो बाध्य है, शब्द लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, यानी कि उनको, चूंकि जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक होता है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक चाहे वो राज्यसभा में पेश किया गया हो चाहे वो लोकसभा में पेश किया गया हो, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। अन्य जो विधेयक हैं उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि अगर मान लो राज्यसभा या लोकसभा में किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो उन मतभेदों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, आयोजित कर सकता है, और जो भी शंकाएं हैं या दुविधाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, दोनों सदनों से ये विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति बाध्य है अपनी सहमति देने के लिए अगर दोनों सदनों से पारित हो गया है तो। चलिए, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो होता है संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थनों के पश्चात। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं। थोड़ी सी नजर हम लोग डाल लेते हैं इन पर भी, यानी कि क्या होते हैं। देखिए, पहला है आपका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% मत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर 50% लोग सहमत हैं किसी भी मामले को लेकर के तो वो संशोधन हो जाएगा, और इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर रखा गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 360 है। ठीक है, यानी कि अगर कोई विधेयक पारित हो, जैसे मान लो नए राज्यों का प्रवेश है, उनकी सीमाओं परिवर्तन वगैरह, नामों परिवर्तन है, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना है, ठीक, तो ये क्या है, ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। तो ऐसे संविधान संशोधनों को ऐसे संशोधनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और वो भी खास तौर से अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि उस प्रक्रिया को, उस संशोधन को 368 में दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर कोई भी जो है विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे विधेयक को हम अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की परिधि से बाहर रखेंगे और उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा आपका है विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसको पहले समझते हैं। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब यहां पर ये होता है, इसको पहले यहां बता दें कि सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर 2 चीजें हैं। 2 चीजें कैसे हैं, देखिए, एक तो आपका साधारण बहुमत है, यानी कि %+1, एक तो ये होना चाहिए। ठीक है, जो पहला वाला साधारण बहुमत है, ठीक है, 50%+1। इसके बाद उपस्थित या मतदान करने वाले का 2 तिहाई। ठीक है, मान लो अभी 543 सदस्य हैं आपके लोकसभा में, संसद में। ठीक है, 543, सॉरी, लोकसभा में 543 आपके हैं, सांसद हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन सदन की बैठक चल रही है, ठीक, और ये विशेष बहुमत पारित होना है। मान लो सपोज दैट उस दिन 400 लोग ही शामिल हुए, यानी कि उपस्थित है 400। ठीक है, 143 लोग नहीं आए, 400 लोग उपस्थित हैं,
लेकिन जब मतदान हुआ तो उसमें से भी 50 लोगों ने वोटिंग नहीं की। ठीक है, तो मतदान कितने ने किया? 350 ने किया। ठीक है, तो उपस्थित या तो उपस्थित है या तो सारे मतदान करें तो काउंट किया जाए, या फिर जितने लोग मतदान कर रहे हैं उपस्थित भले ही हैं लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं की है, वोट नहीं दिया है, तो फिर उनके वोट को भी काउंट नहीं किया जाएगा। मान लो 350 मत ही पड़े, 50 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो 350 का हम निकालेंगे 2/3, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी का मतलब है उपस्थित या मतदान करने वाले। ठीक है, क्या लिखा? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया विशेष। अब है विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की सहमति से। संविधान के वे प्रावधान जो भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, ठीक है, उनके संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत की सहमति भी आवश्यक है। ठीक है, आप देखिए कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, कई राज्यों में केवल विधानसभा है। ठीक है, तो अगर विधान परिषद है तो यानी कि उनके विधानमंडल से लिखा हुआ है। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, यानी कि दोनों सदनों से, और सिर्फ विधानसभाएं हैं तो उनकी विधानसभा से सहमति होना बहुत जरूरी, तभी उसको पारित माना जाएगा। जब आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है और विधेयक को पारित माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्य विधेयक को अपनी सहमति दे दें, ये जरूरी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक, कोई कंपलसरी नहीं है, उनकी अगर इच्छा है दे दे तो अच्छी बात है। ठीक, लेकिन आधे राज्य, कम से कम आधे राज्य अपनी, अगर राज्यों से संबंधित कोई प्रावधान है, ठीक है, तो वहां पर ये वाला विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, जैसे कि अभी वो जो जीएसटी वगैरह आया था ना, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक, वहां पर चीजें थी इस प्रकार की, यानी कि राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। चलिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं जस्ट आया 15 मिनट में। चलिए बताइए, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी? ठीक है, और ये शास्त्री जी थे, आपको पता ही होगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे। उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कब से? 64 से लेकर के 66 तक। उनका जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर को। ठीक, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही मतलब पड़ता है। इनका जो प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान, दिया था। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर या ताशकंद घोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। वह विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। लाल बहादुर शास्त्री के शांति स्थल को विजय घाट कहा जाता है। सारी चीजें आ गई। ठीक है, शास्त्री जी से संबंधित सारी चीजें आपकी यहां पर आ गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी। ठीक है, ये जो स्रोत वाले चैप्टर है, ये कहां से क्या लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज आप लोग एकदम से देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो समवर्ती सूची है वो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अलावा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठकों की व्यवस्था और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यानी प्रस्तावना प्रेम्बल उद्देश्य का होनी चाहिए, उसका विचार अमेरिका से, लेकिन
प्रस्तावना की जो भाषा होनी चाहिए वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहां पर जब भी प्रश्न इस तरीके से पूछे जाए, बस मतलब प्रस्तावना का विचार देख करके सीधे मत लगा दीजिएगा, वो देख लीजिए कि प्रस्तावना का विचार पूछ रहा है या प्रस्तावना की भाषा पूछी जा रही है। अगर भाषा तो ऑस्ट्रेलिया, विचार तो फिर अमेरिका। स्पष्ट होना चाहिए, जल्दबाजी में उत्तर आपको नहीं देना है। जल्दबाजी में दिया गया उत्तर गलत हो जाता है, बाद में पछतावा होता है कि आता हुआ प्रश्न गलत हो गया, और वही प्रश्न आपका जो है मेरिट को रोक देता है, सिलेक्शन को रोक देता है। पता चले कि आपका 1 या 2 नंबर से प्री रुक गया, ठीक है, तो बहुत पछतावा होता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आराम से उत्तर देना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आसान प्रश्न या मतलब सामान्य प्रश्न अगर गलत हो गया तो फिर कठिन प्रश्न गलत हो जाए तो उतना अफसोस नहीं होता, इसलिए आता नहीं था, पढ़ा नहीं था, जो भी है, कठिन था, नहीं आइडिया लगा पाए। लेकिन सामान्य सा प्रश्न अगर गलत हो जाए तो बहुत पछतावा होता है, ठीक। चलिए, सूची को मिलाना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और संसदीय विशेषाधिकार, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, संसद का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ठीक है, मिला दीजिएगा। और ये आपका पूरा डिटेल है, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, किसी भी राज्य का किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ठीक है, सबको पता होगा 35 इयर्स, है ना, 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति भारत का एक तो नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। मान लो 5 साल हो भी जाते हैं तो उसके बाद भी पद पर बना रह सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो बना रह सकता है, या 5 साल पहले भी उसको हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद यानी कि बस राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि कितने समय तक वो राज्यपाल रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, ठीक है। और अगर त्यागपत्र कोई राज्यपाल देता है, ठीक है, रिजाइन करता है, तो वो किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, चलिए, न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, या फिर कार्यकारी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है बताएं। भारत के राष्ट्रपति पर अगर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? और सही विकल्प आपका हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है चलाने की, किस प्रकार चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, ये पूरा प्रोसेस अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका अनुच्छेद 61 में वर्णन है महाभियोग, ठीक है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग एक गंभीर और दुर्लभ प्रक्रिया है जिसे केवल संविधान के उल्लंघन या घोर कदाचार के आधार पर ही शुरू किया जा सकता है, ठीक है। संविधान के उल्लंघन यानी कि किसी न्यायाधीश ने अगर संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के विपरीत अगर कोई निर्णय दिया है, या संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ किया है, या संविधान के इतर कोई फैसला दिया है, तो उस पर महाभियोग चल सकता है। और कोई घोर कदाचार किया हो, बहुत बड़ा कदाचार किया हो। अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने महाभियोग का सामना नहीं किया, यानी कि राष्ट्रपति ने किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अब तक महाभियोग नहीं चला। निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, या फिर विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से या राज्यों के अनुसमर्थन से, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, है ना, साधारण बहुमत से। चलिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 3 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था ना कि अगर साधारण बहुमत होता है, जैसे मान लो नए राज्यों की स्थापना है, ये साधारण बहुमत है, तो इस साधारण बहुमत से जो भी संविधान संशोधन हुए उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संशोधन का हिस्सा है और इसमें किसी भी परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, पीछे हम बता चुके हैं। तो जीएसटी का गठन हुआ था, जीएसटी काउंसिल बनी थी, तो उसमें एक तो विशेष बहुमत पारित हुआ था संसद से, दूसरा आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली गई थी, तभी जाकर के जीएसटी फाइनल हो पाएगा, तभी तो इतना समय लग गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान का एक जनपद है नागौर, वहां से हुआ प्रथम बार, लेकिन वर्ष पूछ रहा है 1958, 1959 या फिर 1957। पता ही होगा आपको, 1959 में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य था और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पहला स्थान ना पूछ करके दूसरा पूछ लिया जाता है ना। आप सोचते मैंने तो पहला पढ़ा था, इस विकल्प में तो है ही नहीं, आप कंफ्यूजन, तो इसलिए पहले दूसरे तीसरे जरूर जान लें, है ना। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजस्थान के नागौर में किया था। ठीक है, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कैसी हुई थी, संवैधानिक संस्था है। पंचायत संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय पंचायत से संबंधित है। जब आप 11वीं सूची पढ़ेंगे तो आपको 29 विषय वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। अधिनियम में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो लागू की गई है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, ये आपके लिए आज का प्रश्न होगा इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 पर। आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, के दौरान निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और वो आपका है अनुच्छेद 21, है ना। देख लेते हैं कैसे। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में निहित मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। अब देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, वो तो आपको पता ही है कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, कई सारी चीजें हैं। ये अनुच्छेद, दरअसल अनुच्छेद 20 और 21 बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जरूरी बात आपको जरूर बता के जाएंगे। ठीक है, 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, यानी कि मतलब कि हमें जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में इससे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कही गई हैं कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 की 2 प्रमुख जरूरी बातें हैं। ठीक है, 21 में क्या है, हाँ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 359 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए अनुच्छेद 21 में ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि शांति का अधिकार, एकांत का अधिकार, जीवन जीने का, मतलब बहुत सारी है। ठीक है, तो उसको अगर आप चाहें थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो प्रश्न थोड़ा सा घुस के अगर पूछ दिया गया तो मामला जो है बिगड़ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद
राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, जो मंत्रियों की संख्या होती है, अब मंत्री परिषद उसमें जो है कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है या उप मंत्री हो गए, ठीक है। तो ये जो सब मिलाकर के मंत्री हैं वो कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत होने चाहिए ये पूछा गया है। 15%, 10%, 20% या फिर 16%। सबको पता होगा 15%, लेकिन जो नीचे की चीजें हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। 15% तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 15% पढ़ने से ही बात नहीं बनेगी, उसके अंदर भी जाकर के आपको देखना पड़ेगा। कैसे? किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मान लो विधानसभा की सीटें कितनी है? 100 है, ठीक है, तो कितने मंत्री बनेंगे? 15। किसको मिला करके? मुख्यमंत्री सहित, क्योंकि वो भी तो एक मंत्री ही है ना, तो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, ऑलरेडी वो मंत्री है, उसके पास भी विभाग होते हैं। जैसे अन्य मंत्रियों के पास विभाग होते हैं, वैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास भी विभाग होते हैं। अब लेकिन वो की एक अगुवाकार बन गया है, वो प्रधानमंत्री हो गए, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। 15%। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सहित लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो चीजें यहां पर है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इससे पहले क्या होता था? सरकार मतलब कि रेवड़ी की तरह, जाओ तुम भी मंत्री, जाओ तुम भी मंत्री, जाओ चलो तुम भी मंत्री, और जो पढ़ रहे हो तुम भी मंत्री ठीक है, सबको मंत्री बना दिया, मतलब रेवड़ी बांट दी एकदम से, सब लाल बत्ती लिए घूम रहे हैं, जलवा एकदम से। तो पता चला कि नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो है फिर संविधान में संशोधन किया गया 2003 में कि नहीं, अब जितने भी आपकी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, ठीक है, ध्यान रहे, और केंद्र सरकार दोनों एक साथ किया गया है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, कि जितने भी लोकसभा में या उसमें जो राज्यसभा मिलाकर जो सदस्य संख्या है या राज्यों में जो सदस्य संख्या है विधानमंडल की, ठीक है, उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो यह भी कह दिया गया है कि 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि संख्या 12 से, मान लो कहीं पर विधानसभा में 40 है या 60 है, 55 है, 50 है, ठीक है, तो वहां पर जो मंत्री हैं वो 12 से कम भी नहीं होनी, मतलब 12 तक हो सकते हैं, ठीक, कम से कम 12, कम से कम संख्या 12 होनी चाहिए, अधिकतम 15%, ये आपको याद रखना है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 64 में जोड़ा गया था, इसी तरह 75 में भी, ठीक है। तो राज्य और केंद्र और राज्य के लिए इस तरह से प्रावधान किए गए हैं, दोनों में 164 और 75 में। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक। ऐसे राज्य में भी होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्पष्ट जस्टिफिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? किस संवैधानिक संशोधन ने? 17वां, 15वां, 19वां, 21वां? चलिए, और उत्तर आपका हो जाएगा 15वां, ठीक है। 1963 में किया गया था, 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था, जिसमें क्या हुआ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई, ठीक है। हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा उपचुनाव में मतदान की आयु को कम किया गया है, 21 से घटा करके 18 वर्ष, ठीक है। अब वर्तमान जैसे क्या है ना, ये 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल फीमेल कोई भी हो, वोट दे सकता है। ये कब किया गया? 1989 में किया गया है। इससे पहले कितना था? 21 साल था, 21। अब कितनी है? 18 है, ठीक है।
कब की गई है? 1989 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाई कोर्ट का बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं, है ना, एडिशनल जानकारी है ये। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 71 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। क्लियर? दो चीजें स्पष्ट हो गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है? ठीक है, 267, 200, 181 या 190। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करंट से जोड़ करके आपको हम बताएंगे कि क्या इसका मूल चीज है। और अनुच्छेद 200 ये है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को, उसके पास तीन विकल्प होते हैं। ठीक है, एक तो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तब उस कंडीशन में राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास तीन विकल्प होते हैं। वो तुरंत जो है विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता है, स्वीकृति को रोक भी सकता है, या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए आरक्षित भी कर सकता है कि हम इसको जो है थोड़ा सा राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे तो उनसे विचार लेने, उनकी क्या राय है, इसके बाद इस पर सहमति आपको मिल पाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के विकल्प क्या है? राष्ट्रपति को इस विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होता है, अनुच्छेद 201। ठीक है, अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति क्या करेगा? स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों चीजें हैं उसके पास, बाध्य नहीं है। 201 के तहत राज्यपाल धन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता। ठीक है, अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल, मतलब उस पर तो लगभग स्वीकृति देनी ही होती है, यही वाला होता है, अनुमति देनी होता है। ठीक, अब देखिए करंट में इस पर जो है बड़ा विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, और आदेश क्यों दिया है? अभी हाल ही में कर्नाटक में जो है एक घटना ये हुई कि कर्नाटक सरकार ने वहां के जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने का प्रावधान रखा। इसके लिए जो है विधेयक लाया गया। ठीक है, तो जब विधेयक राज्यपाल के पास गया तो उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, आरक्षित कर लिया। ठीक है, तो बड़ा विवाद हुआ कि ऐसा वैसा, और मतलब काफी लंबा समय हो गया। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग, या मतलब जो भी समझो, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, हाँ ध्यान रखना, कि विधेयक की स्वीकृति रोकना, अब ये कब तक रोके रहेगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ध्यान रखना। पहला तो मान लो ये है राज्यपाल के पास विकल्प की अनुमति दे दी, तब तो बात ही खत्म होगी, विधेयक अधिनियम बन गया, पारित हो गया। दूसरी कंडीशन उसके पास ये थी कि स्वीकृति रोकना, कब तक रोकना, मतलब इस बात का जिक्र ही नहीं है, उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल विधेयक को कब तक रोक सकता है, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल, कोई साल, 50 साल, कोई प्रावधान नहीं। उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति के पास विचार के लिए गया तो राष्ट्रपति उस पर कितने दिन में विचार करेगा, कितने दिन में वापस करेगा, इस पर भी कोई नहीं था, मतलब कुछ भी टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर राज्यपाल के पास अगर विधेयक जाता है तो वह अधिकतम 3 माह में अपनी स्वीकृति दे। अगर रोकते हैं तो 3 माह में उस पर जो भी निर्णय करना हो उसको करके वापस करें। इसके बाद अगर वो आरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो भी अब राष्ट्रपति को भी बाध्य कर दिया गया है कि 3 माह में जो है राष्ट्रपति महोदय को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का विवाद चल रहा है कि अब जो है जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो संसद से ऊपर हो गई है, राष्ट्रपति पर अधिकार जमा रही, मतलब कई सारे तरह की चीजें हैं। अब जो भी हो मामला, लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सुप्रीम है, कौन है न्यायपालिका, सुप्रीम है कि संसद है कि राष्ट्रपति है, ये तो अलग का बिंदु है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन ये स्थिति है, इसलिए जो है अभी विवाद का विषय ये बना हुआ है। आइए
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान में बिना किसी प्रतिबंध के संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच। सही उत्तर चुना है। ठीक है, कौन से तत्व भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? इसमें 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मूल ढांचा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को बरकरार रखा जाए और उन्हें बदला ना जाए। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करते समय उपयोग किया जाता है और यह संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है। ठीक है, चूंकि संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यह संविधान में जो भी चीजें वर्णित है उनका रक्षक कौन है या उनको लागू कौन करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर अब संसद, अगर संसद कोई शक्ति मिला, संसद तो मतलब जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया, किसकी? संसद की। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मूल संरचना सिद्धांत का एक सुव्यवस्थित हिस्सा है। यह जांच और संतुलन सुनिश्चित करता है और शक्ति के एकाग्रता को रोकता है। यानी कि विधायिका का अपना काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का अपना काम है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, न्यायपालिका का काम अपना है कि मतलब वो देखना कि भाई जो काम हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, संविधान के विपरीत तो नहीं हो रहे हैं, संविधान के ढांचे में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अपना अपना कार्य, मतलब कि कोई एक दूसरे को उसमें क्षेत्राधिकार में हनन नहीं करेगा, घुसेगा नहीं, लेकिन नजर एक दूसरे की सब पर रहेगी। ठीक है, एकाग्रता सब रखेंगे। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण नहीं है। केशवानंद भारती मामले 1973 में कह दिया गया था कि संसद संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, केशवानंद भारती बाद 1973 आपने खूब पढ़ा होगा अच्छे से कि वहां पर कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया, संसद की शक्ति को सीमित भी कर दिया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में या संविधान की आत्मा से या संविधान की ऐसी भी किसी भी चीज में आप संशोधन नहीं कर सकते हो जिससे कि उसकी मूल संरचना में या मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, न्याय तक प्रभावी पहुंच मूल संरचना का एक आवश्यक तत्व है क्योंकि यह अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। ठीक है भाई, जब तक न्यायपालिका नहीं रहेगी, न्यायपालिका भी अपनी स्थान पर जरूरी है भाई, न्यायपालिका नहीं रहेगी फिर संविधान का जो है पालन कौन करेगा? संविधान के नियमों का पालन कौन करवाएगा? संविधान का जो है रक्षा कौन करेगा? ठीक है, उसमें जो चीजें दी गई उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? ठीक है, तो जरूरी है ये जो है सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, है ना। काफी समय हो गया लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिली है निश्चित रूप से, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं। इसी तरीके से कम 4-5 सीरीज आपको लगातार बैक टू बैक करवा देंगे इसकी क्वालिटी की। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हमको कुछ मिला है। अब ये क्वेश्चन हमने हर चैप्टर से, हर जगह से उठाए हैं, कोई एक चैप्टर से नहीं, ताकि सारे चैप्टर आपके एक साथ क्लियर होते चले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया? 1925, 1950, 1928 या फिर 1930? इसका उत्तर बड़े मजेदार है और बड़ी अच्छी व्याख्या भी इसकी है, देख के जाइए। जब 1928 में, याद है आपको, साइमन कमीशन आया था। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो भारतीयों विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन जरूर आया लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने की वजह से भारतीय लोगों ने, यानी कि विशेषतः कांग्रेस ने बहुत इसका विरोध किया। भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। अब इन्होंने क्या सोचा, जो भारत के राज्य सचिव किया, मतलब भारतीय तो बस ऐसे ही है, खाली बस विरोध करना जानते, उनको आज कुछ आता जाता तो है नहीं, तो चुनौती दे दी कि चाहिए आप जो है संविधान का मसौदा बनाइए, देखते हैं आप लोग कैसा बनाते हैं। ठीक है, भारतीयों ने स्वीकार किया, राजनीतिक नेताओं ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया और संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य के लिए एक समिति नियुक्त की। तुरंत जो है कहा ठीक है कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बना दूंगा। एक समिति बना दी गई, तुरंत सम्मेलन हुआ, समिति बन गई।
समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से इसके जो अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू। अन्य सदस्य थे अली इमाम, तेज बहादुर, ये इतने सदस्य थे। ठीक है, समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को नेहरू समिति रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू समिति रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। यह भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान तैयार करने का बड़ा प्रयास था। क्लियर? एक जो है बढ़िया ये अध्यक्ष बने, सचिव बने, इतने सारे लोग सदस्य थे, एक रिपोर्ट बनाई गई, बढ़िया सा पूरा दस्तावेज तैयार किया गया। और कब? 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, उसका एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसमें इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। और ये पहला मौका था, ये पहला प्रयास था जब भारतीयों के द्वारा अपने लिए ही संविधान का मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, तो ये जो है 1928 में पहला मौका आया था जब भारतीयों ने अपने लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस तरह से हम लोग जो है 20 प्रश्नों के हिसाब से अगर देखा जाए और जो व्याख्या तो कम से कम 50-60 प्रश्न, मतलब कि एक प्रश्न कम से कम 3 प्रश्नों को लेकर के चला है। ठीक है, मतलब पूरा एकदम से अगर कोई प्रश्न लिया गया है तो उस सारे टॉपिक को एकदम से कंप्लीट कर दिया गया है। इसी तरीके से हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, सेम आपको पॉलिटी इसी तरीके से पूरी पढ़ाई जाएगी। साथ ही आपका जो अन्य विषय है उन पर भी फोकस किया जाएगा, करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी टेस्ट सीरीज या कोर्स की आवश्यकता है आप लोग डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर टेलीग्राम जाके या फिर ये नंबर दिए गए हैं, आप किसी प्रकार की समस्या के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है अगली क्लास में मिलेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।